Hello everyone, my name is Rashmi Samant and today I will discuss about the topic pathogenesis of cell injury. The word pathogenesis means mechanism. Basically जो cell injury होती है वो two types की होती है, reversible cell injury और irreversible cell injury. In the case of reversible cell injury, normal cell में mild to moderate stress को introduce किया जाता है जिस वजह से सेल में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस हो जाते हैं और जब वो स्ट्रेस रिमूव्ड आउट किया जाता है तो सेल रिपेयर और हीलिंग कंडीशन में चली जाता है और उसके बाद वो नॉर्मलाइज हो जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी. इन द केस ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी, किसी भी सेल में सीवियर या फिर बहुत ही लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक स्ट्रेस को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिस वजह से सेल डेथ कॉज हो जाता है. इसमें बेसिकली दो पॉइंट्स होते हैं, या तो नेक्रोसिस कंडीशन होती है या एपोप्टोसिस कंडीशन होती है. नेक्रोसिस कंडीशन में सेल में डीजनरेशन हो जाता है, मतलब सेल में रप्चरिंग हो जाती है, और एपोप्टोसिस कंडीशन का मतलब होता है प्रोग्राम सेल डेथ. So now I will discuss about what is the basic mechanism involved in reversible cell injury. रिवर्सिबल सेल इंजरी का जो बेसिक कॉज होता है वो होता है हाइपोक्सिया या इश्चीमिया कंडीशन. हाइपोक्सिया वर्ड का मतलब होता है लो ऑक्सीजन सप्लाई और इश्चीमिया वर्ड का मतलब होता है लो ब्लड सप्लाई. तो अगर किसी भी सेल में हाइपोक्सिया या इश्चीमिया की कंडीशन हो गई है और उसकी वजह से सेल इंजरी कॉज हो रही है तो वो एटीपी का लॉस कर देगा, मतलब एटीपी डिक्रीज हो जाएगा जिस वजह से साइटोसोलिक पीएच मतलब सेल का जो पीएच होता है वो डिक्रीज हो जाएगा और वो सोडियम पंप को डैमेज कर देगा और प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी. इन तीनों ही फैक्टर्स की वजह से सेल में अल्ट्रा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस आ जाएंगे जिसे हम रिवर्सिबल सेल इंजरी बोलते हैं. इन द रिवर्सिबल सेल इंजरी, जब हाइपोक्सिया या इश्चीमिया जो कंडीशन होती है वो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होती है तो वो सेल में रिवर्सिबली इफ़ेक्ट करती है जिस वजह से अगर ब्लड सर्कुलेशन का रैपिड रीस्टोरेशन कर दिया जाता है तो जो हमारी सेल होती है वो नॉर्मलाइज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पार्शियल या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है ब्लड फ्लो का इन द कोरोनरी आर्टरी और ये कंडीशन हार्ट अटैक कॉज कर देती है. तो अगर क्विक रिस्टोरेशन हो जाएगा ब्लड सर्कुलेशन का कोरोनरी आर्टरी में तो वो जो भी अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं सेल के उसको नॉर्मलाइज कर देगा और रिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाएगी. इन द केस ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी कुछ सब्सिक्वेंशियल चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कि जो एटीपी सिंथेसिस होती है हमारी वो डिक्रीज़ हो जाती है. उस वजह से जो इंट्रासेलुलर पीएच होता है या फिर साइटोस्टोलिक पीएच होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है. सोडियम पंप डैमेज हो जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज़ हो जाती है और जो हमारा सेल होता है उसमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर और फंक्शनल चेंजेस हो जाते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट है डिक्रीज जनरेशन ऑफ सेलुलर एटीपी. हमारी बॉडी में जो एटीपी होता है वो दो सोर्सेज के थ्रू बनता है. पहला है एरोबिक रिस्पायरेशन और दूसरा है एनारोबिक रिस्पायरेशन. एरोबिक रिस्पायरेशन बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में टेक प्लेस होता है और इसमें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए. एनाएरोबिक रिस्पायरेशन जो होता है वो बेसिकली ग्लाइकोलाइटिक पाथवे होता है. इसमें ऑक्सीजन का रोल प्ले नहीं होता है लेकिन जो एटीपी का जनरेशन होता है जब इश्चीमिया या हाइपोक्सिया कंडीशन होती है तो रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से जो एटीपी का जनरेशन होता है वो डिक्रीज हो जाता है, मतलब एडीपी से एटीपी कन्वर्ट नहीं हो पाता. तो जो आपका डिक्रीज जनरेशन ऑफ सेलुलर एटीपी है उसमें क्या होगा, अगर सेल में हाइपोक्सिया या इश्चीमिया कंडीशन है तो मतलब रिड्यूस द ऑक्सीजन सप्लाई इन सेल, तो उस वजह से जो एटीपी की सिंथेसिस होगी वो डिक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस इंट्रासेलुलर पीएच. बेसिकली हमारे सेल में जो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है वो लो होता है जिस वजह से एरोबिक रिस्पायरेशन टेक प्लेस नहीं कर पाता, क्योंकि एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन
का डिमांड होता है। तो जो सेल होती है वो एनारोबिक रिस्पायरेशन की तरफ जाती है एटीपी को जनरेट करने के लिए, क्योंकि एटीपी हमारा एनर्जी के फॉर्म में हमारी बॉडी यूज़ करती है। तो जब एनारोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू एटीपी जनरेट किया जाता है तो उस केस में रैपिड डिप्लेशन होता है ग्लूकेगॉन का, जो बेसिकली क्या कॉज करता है, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड स्टोर इनटू द सेल। जैसे जैसे ग्लूकेगॉन का डिप्लीशन होगा, मतलब वो टूटेगा, तो वो लैक्टिक एसिड का जो कंसंट्रेशन होता है वो सेल में बढ़ा देगा, मतलब लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा सेल में एक्यूमुलेट हो जाएगा और वो बेसिकली इंट्रासेलुलर पीएच को डिक्रीज कर देता है। डैमेज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन सोडियम पंप। नॉर्मली क्या होता है कि जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऑपरेट करता है, मतलब वो सोडियम को सेल के बाहर निकालता है और पोटेशियम को सेल के अंदर लेकर आता है। लेकिन जब एटीपी डिक्रीज हो जाता है सेल में तो जो एटीपीएस पंप होता है उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है और वो सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है उसमें इंटरफेयर करता है, जो कि मेम्ब्रेन में होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और वो क्या कॉज करता है, सोडियम का एक्यूमुलेशन कर देता है सेल के अंदर और पोटेशियम को सेल के बाहर निकाल देता है, मतलब पोटेशियम का डिफ्यूज़न कर देता है। इसकी वजह से जो इंट्रासेलुलर वाटर होता है उसका लेवल बढ़ जाता है और वो बेसिकली आइसोऑस्मोटिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आइसोऑस्मोटिक कंडीशन मतलब कि जो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट होता है, मतलब परमिएबल या फिर इनपरमिएबल, एक सोल्यूशन में वो सेम या इक्वल रहेगा, मतलब जो एक सोल्यूशन में रहेगा वो दूसरे सोल्यूशन में रहेगा, ये आइसो ऑस्मोटिक कंडीशन होती है। तो अगर इंट्रासेलुलर वाटर का लेवल इंक्रीज हो गया है तो वो आइसो ऑस्मोटिक कंडीशन को भी क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। रिड्यूस प्रोटीन सिंथेसिस। अगर हाइपोक्सिया कंडीशन होती है तो वो क्या कॉज करती है, जो भी राइबोसोम्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसका वहाँ से उसको डिटैच कर देती है, मतलब उसको वहाँ से हटा देती है और जो पॉलीसोम्स होते हैं उनको डिग्रेड करके मोनोसोम्स बना देती है। इस वजह से हमारा प्रोटीन सिंथेसिस रिड्यूस हो जाता है। लास्ट वन है अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल चेंजेस। बेसिकली जो रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है वो कुछ फंक्शनल डिस्टर्बेंस करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली कोरोनरी ऑक्लूजन की वजह से होती है और अगर किसी भी ब्लड सप्लाई में किसी भी तरीके का ऑक्लूजन हो रखा है या ब्लॉकेज हो रखा है, अगर हम उसको रीस्टोर कर देंगे तो वो जो ब्लड सर्कुलेशन है तो वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। और जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्वेलिंग हो जाती है और जो राइबोसोम्स होते हैं उनका डिटैचमेंट हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से लॉस ऑफ माइक्रोविलाई हो जाता है और जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो आरएनए का सिंथेसिस होता है उसका रिडक्शन हो जाता है। थैंक यू।